हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th हिंदी में आपका अभिव्यक्ति और माध्यम इकाई 4 में है। एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस इकाई से 7 अंक आपके आने हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम ये आपका इकाई है। इसमें से 5 अंक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर 7 अंक इस इकाई से पूछा जाएगा। तो आपको आज क्वेश्चन बैंक का पूरा रिवीजन कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आप लोग एक बार रिवीजन करिए। हो सकता है आप लोग पढ़ लिए हो, लेकिन फिर भी आप एक बार सुनेंगे तो आपको यदि भूला हुआ चीज़ वो भी याद हो जाएगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो अच्छे ढंग से थोड़ा सा आप लोग सुने जो मैं पढ़ाता हूँ। यदि आपका मतलब मान लीजिए लिखने का मन नहीं है तो एक बार आप सुने, हो सकता है एग्जाम के टाइम में आपका ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे बन जाए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, कारण क्या है? इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यम की खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। इससे न केवल खबरों का संप्रेषण पुष्टि सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड के तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो देखिए, केवल इसमें खबर तक बोला है और इसमें खबर ही नहीं बल्कि उसके सारी संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसमें से दो में से कौन सा होगा? इसमें बोल के रखा केवल का होगा, खा होगा या का खा दोनों होगा, कोई नहीं। तो यहां पर मैं बता दूं केवल यहां पर जो खा है ये होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। संप्रेषण भी है, इंटरनेट के साथ उसका सत्यापन भी है, उसके बैकग्राउंड तैयार करने की विधि, सिस्टम, सब कुछ जानकारी मिलती है। और वाकई में इंटरनेट के दुनिया में आज पूरा संसार टिका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? गुटेनबर्ग ने, चिनमिन ने, निहाल सिंह ने, जॉनसन ने। तो गुटेनबर्ग ऑप्शन नंबर आ। अब देखिए, इन चीजों को केवल रिवीजन करने से, एक बार दो बार यदि आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा। गुटेनबर्ग, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग। तो ये आपको सुनने से ही याद हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समाचार लेखन कि कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। बताना है कौन सा समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली शैली है। तो उल्टा पिरामिड शैली। याद कर लीजिए, समाचार लेखन की शैली में सबसे प्रभावशाली है उल्टा पिरामिड शैली। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? फोन इन, सीधा प्रसारण, एंकर पैकेज, एंकर बाइट। आपको पता है कि क्रिकेट मैच जो प्रसारण होता है सीधा होता है। ये नहीं होता कि पहले वीडियो रिकॉर्ड होकर के फिर उसको एंकरिंग करे इसके बाद, ऐसा नहीं होता। सीधा डायरेक्ट लाइव होता है। आप लोग देखते हैं क्रिकेट टीवी पे, मोबाइल पे, तो सीधा प्रसारण होता है, यानी लाइव प्रसारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अब ये सामान्य है, जो अभिव्यक्ति और माध्यम बहुत सिंपल है भाई साहब। थोड़ा बहुत है जो कठिन है, बाकी आप थोड़ा सा इसको याद कर लें तो आपका एग्जाम आसानी से 7 अंक आपके एग्जाम में आना है, तो डेफिनेट आप 7 के 7 अंक लाओगे। निम्नलिखित में से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? चरित्र चित्रण, समय का बंधन, समय के बंधन से मुक्त, कथा का तारतम्य। तो नाटक में समय का निश्चित बंधन होता है, तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द, छंद, भाषा, वाद्य यंत्र। कविता में भैया भाषा भी होगा, एक निश्चित शब्द का प्रयोग करेंगे, छंद का भी यूज होता है, लेकिन वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं होती। कविता गाने में होगा कि कविता को गाने में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है? कहानी जब सुनता है व्यक्ति तो किस प्रकार से वृत्तियां शांत? भूख और ईर्ष्या। कभी भूख को शांत हो सकता है कहानी सुनने में? नहीं। जिज्ञासा और करुणा, दुख कभी शांत नहीं हो सकता भाई साहब कहानी सुनने से। वैमनस्य और चिंता, ना ही चिंता हो सकता है, बल्कि जिज्ञासा उत्सुकता को शांत कर सकते हो। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उत्सुकता आपको खुशी है किसी कहानी को लेकर के, तो जब उसे आप सुन लोगे तो आपके मन में जो वृत्तियां हैं, उत्सुकता है, वो शांत हो जाएगी। तो जिज्ञासा और उत्सुकता हो जाएगा। कहानी का पहला तत्व किसे माना गया? तो कथानक। ठीक है, कथानक। ये कहानी, नाटक, एकांकी सबका पहला तत्व है कथानक। लिख लो आप लोग, चाहे आप नाटक ले लो, चाहे कहानी, चाहे एकांकी, सबका पहला तत्व कथानक ही होता है। 4 ऑप्शन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, तो कथानक ही होता है। रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? संवाद, ध्वनि प्रसाद, मंच सज्जा, आ और ब दोनों। तो संवाद भी जरूरत है
और भैया ध्वनि प्रभाव, कितना अच्छे तरीके से आप उसको बोल पा रहे हैं। जब नाटक की प्रस्तुति होती है या रेडियो में ही जो नाटक सुनते हैं हम, तो ध्वनि के माध्यम से यदि हम रेडियो में नाटक सुनेंगे तो क्या मंच की जरूरत पड़ेगी? नहीं, किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ती। किस प्रकार से ध्वनि आ रहा है और संवाद कितना अच्छा हो रहा है, इन दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो संवाद और ध्वनि प्रभाव दोनों चीज। रेडियो नाटक, अब देखो नाटक की बात नहीं कर रहे हैं, रेडियो नाटक, यानी रेडियो से आप नाटक सुन रहे हो तो ध्वनि संवाद अच्छा होना चाहिए और ध्वनि का प्रभाव और संवाद कितना अच्छे से उसको सजा करके बोल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? नया सोचने और नया लिखने से, पुराने निबंधों के अनुकरण से, निबंध को याद करके, परंपरागत विषयों पर लिखकर। अभिव्यक्ति मतलब खुद से, कौशल यानी दिमाग की जो वृद्धि है कैसी होगी? जब कोई व्यक्ति नया सोचेगा और नया लिखेगा, तभी उसके अभिव्यक्ति और कौशल का विकास होता है। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य कथन बताना है। भारत का पहला छापखाना दिल्ली में लगाया गया। छापा खाना दिल्ली में लगाया गया तो असत्य है। भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में नहीं लगाया गया। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है। समाचार पत्र का संपादन करने वाला नहीं, बल्कि बोलने वाला संवाददाता कहलाता है, तो यह भी असत्य है। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। बिल्कुल सही है। कहीं भी कोई व्यक्ति यदि नियमित रूप से पेमेंट ले रहा है, पैसे ले रहा है और उसमें काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कर्मचारी कहलाएगा। आजकल लोग कर्मचारी का ज्यादा वैल्यू समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते केवल दूसरे के पैसे से ही वो जी रहा है। समझ रहे हैं? कविता का अनिवार्य तत्व लय है। कविता का अनिवार्य तत्व लय है। बताइए सत्य है कि असत्य? तो बिल्कुल सही है। कविता यदि आप गा रहे होते हैं और एक लय नहीं है तो फिर उस कविता का कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे ना? तो कविता का अनिवार्य तत्व लय है, बिल्कुल सत्य है। प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है। प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है, सत्य है। कथानक का स्वरूप प्रारंभ, मध्य और अंत में विभक्त होता है, यह भी आपका सत्य है। कहानीकार नाटकों घटनाओं में यथार्थ का मिश्रण करता है। कहानीकार घटनाओं में यथार्थ का मिश्रण करता है, यह आपका असत्य है। ठीक है, बिल्कुल मिश्रण नहीं करता। कहानी किसी एक निश्चित एक शीर्षक पर होता है। कहानी और नाटक मिलती जुलती विधा है। क्या दोनों एक समान होंगे? तो फिर नाम ही अलग क्यों पड़ेगा भाई? इसलिए असत्य है, मिलती जुलती विधा नहीं है। रेडियो नाटक के 3 अंग हैं, यह भी आपका असत्य है। अप्रत्याशित विषय पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। सही बात है। किसी भी चीज अप्रत्याशित मतलब कोई भी चीज यदि आप लिख पा रहे हो तो उसको अच्छी तरह से सोचना चाहिए और समझना चाहिए, तो ये कथन सत्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फटाफट शुरू करते हैं। एक बार अच्छे तरीके से सुन ले, समझ ले, आपको याद हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। इनको तो याद करना पड़ेगा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा गया। एक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना, समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? तो उल्टा पिरामिड शैली सबसे प्रभावशाली शैली है। टेलीविजन के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है? टेलीविजन के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है? दृश्य के साथ लेखन। क्या? दृश्य के साथ लेखन। तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट। क्या कहते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ये तो सबको पता है, जीके जो पढ़ता है हर बच्चों को पता है। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? चित्रात्मक भाषा। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना? तो चित्रात्मक भाषा को आवश्यक माना है। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 48 मिनट। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट की होनी चाहिए। भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है? भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है? तो पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? अच्छी कहानी पढ़ना। मतलब आप कहानी लिखना चाहते हैं और लिखने के लिए जो कला सीखना है, तो कैसे सीख पाओगे? जब आप अच्छी कहानी को पढ़ोगे, उससे आपको एक ढंग मिलेगा।
अंधा युग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। कितना होना चाहिए? 15 से 30 मिनट। चलिए, इसके बाद आपका है रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखना है। रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखना है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ आरंभ हुई। ऐप के साथ नहीं हुआ, ऐप बाद में, पहले वेबसाइट बना है। आप देखें, पहले गूगल में हर चीज आप सर्च करते थे, इसके बाद आपको ऐप मिल गया और ऐप के माध्यम से आप कर पाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? हेडलाइन या डेडलाइन? क्या बोलते हैं? तो डेडलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेडलाइन। आखिरी समय में, यदि स्टार्टिंग में होता तो हेडलाइन बोलते, और आखिरी समय में यदि बोला गया भैया जो लिखना हो उसे डेडलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेडलाइन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने को एंकर पैकेज या फोन इन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना उसे कहेंगे एंकर पैकेज, यानी एंकर मतलब बोल करके पूरा प्रस्तुत कर रहा है। भारत की पहली मूक फिल्म का श्रेय किसे बोला जाए, किसे कहा जाता है? श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहां पर राजा कपूर, दादा साहब फाल्के। तो क्या हो जाएगा? दादा साहब फाल्के। इनके नाम पर पुरस्कार भी मिलता है फिल्म जगत में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कविता का मूल तत्व क्या है? संवेदना या सौंदर्य? बताओ भाई साहब। कविता का मूल तत्व है संवेदना। क्या है? संवेदना। नाटक के संवाद हमेशा छोटे और क्या हो सकता है? नाटक के संवाद हमेशा क्या हो सकते हैं? छोटे और प्रभावशाली कि बड़े और क्लिष्ट होना चाहिए? तो छोटे होने चाहिए भैया। किसी नाटक को आप सुनना चाहते हैं, 5 घंटे का नाटक हो गया तो आप बोरिंग हो जाएंगे, तो आप हमेशा छोटे नाटक की कोशिश, तो छोटा भी होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? बताओ। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद या सुदर्शन? तो कौन है? प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए, ताकि हमको समझने में, क्योंकि भाई हम सुन पा रहे हैं, देखते तो है नहीं, तो सुनते हैं तो कम होना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से उसको याद कर सकें। आधुनिक कहानियों को क्या कहते हैं? आख्यायिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आख्यायिका। घटनाओं के तंतुजाल को कहते हैं, क्या बोलते हैं? कथा वस्तु कहते हैं या कथानक बोलते हैं। क्या? कथा वस्तु। इसके बाद सही जोड़ी मिलान करना है, फटाफट शुरू करते हैं। संपादकीय का क्या होगा प्यारे बच्चों? समाचार पत्र की आवाज को ही हम संपादकीय कहते हैं। फिर दूसरा है फ्रीलांसर। क्या? फ्रीलांसर। इसका हो जाएगा अलग अलग अखबारों में लेखन, फ्रीलांसर कहलाता है। ऑल इंडिया रेडियो का स्टार्टिंग कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1936। ऑल इंडिया रेडियो। भारत का पहला छापखाना तो 1556 में। भारत की पहली मूक फिल्म कब भैया? तो 1913 में रिलीज हुई, 1913 में। आगे देखिए, शब्दों में मेलजोल क्या बताता है? शब्दों में मेलजोल ये कविता में होनी चाहिए। आंतरिक लय भैया ये आपका छंद में होता है। दृश्य काव्य, अब 3 ही बचा, नाटक, संवाद और पंचतंत्र। तो आपका दृश्य काव्य हो जाएगा नाटक। नाटक का प्राण तत्व किसे बोलेंगे? नाटक का प्राण तत्व आपका क्या हो जाएगा? संवाद होगा कि नहीं? शिक्षाप्रद कहानियां, ये हो गया आपका पंचतंत्र। अगला देखेंगे आप लोग, ये आपका सही जोड़ी मिलान करना है। अभिनेता क्या हो जाएगा? नाटक में अभिनेता होता भैया। बायस ओवर, इसका आपको बताना है सेकंड का, तो स्वागत कथन। फिर रेडियो नाटक, तीसरे का हो जाएगा आपका ध्वनि नाटक। रेडियो नाटक, ध्वनि नाटक, क्योंकि रेडियो के माध्यम से हम केवल सुन सकते हैं, इसलिए ध्वनि नाटक कहेंगे। आत्मपरक शैली का हो जाएगा अप्रत्याशित विषयों का लेखन। फिर उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा समाचार लिखने की शैली। समाचार लिखने की शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अब 3 बार ये ऑब्जेक्टिव आपको मिल चुका है स्टार्टिंग में ही कि समाचार लिखने की सबसे बेस्ट शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की बेस्ट शैली। तो ये आपका हो गया भैया क्या? सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो ये अब ऑब्जेक्टिव इसमें से 5 अंक आएगा। हो सकता है इसमें से 5 तो नहीं, पर 3 अंक तो डेफिनेट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर क्वेश्चन जाए। और हो सकता है एमपी बोर्ड का इस साल पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से बने, तो फिर आपके पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें।
चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक में पूछे जाएंगे उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य है? तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी खबर कम से कम, देखिएगा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज नहीं बोलते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज यानी कम समय में किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझाना। नहीं आपको हेडलाइंस में देखने को मिलता है टीवी वगैरह में, फटाफट 50 ब्रेकिंग न्यूज, मतलब कम से कम शब्दों में उसको हम किसी दूसरे चीजों को दूसरे को पहुंचा सकें। कोई भी आपके पास बड़ा डिटेल सा खबर है उसको आप कम शब्द में कैसे किसी को बता सकते हैं, वो कहलाता है ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश। तो इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है। जैसे भारत 66 रन से जीती, बेनजीर की बम धमाके में मृत्यु। तो भारत 66 रन से जीता यानी मैच आपका 6 घंटे का हुआ, और 6 घंटे की कहानी न बताकर लास्ट में आप रिजल्ट बता दिए कि भारत ने 66 रन से जीता। सिंपल सा, कंप्लीट। समाचार लेखन में कितने ककार हैं, नाम लिखिए। तो समाचार लेखन के 6 ककार हैं। क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, इसको तो याद करना पड़ेगा। समाचार लेखन के ककार कौन कौन से? क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, मतलब WH वर्ड, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं WH वर्ड। जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? मतलब जो संचार है, जो न्यूज है, किसके माध्यम से व्यक्ति समझ सकता है, सुन सकता है? तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रिंटेड मीडिया जिसे बोलते हैं, अखबार पढ़ते हो आप लोग, रेडियो के माध्यम से सुन सकते हो, घर में टीवी देखते हो, सिनेमा, इंटरनेट, इतनी सुविधाएं हैं जो कि व्यक्ति समाचार या जनसंचार का प्रमुख साधन मानता है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे और भी लिखा है। चित्र आपका है, उपयुक्त चित्र में समाचार लिखने की किस शैली को प्रदर्शित और क्यों है? ये देखो, इंट्रो यानी मुखड़ा, फिर बॉडी, फिर समापन। इंट्रो मतलब स्टार्टिंग में किसी समाचार का हेडलाइन देते हैं, बॉडी मतलब उसमें क्या डिटेल है, समापन में लास्ट में उसका निचोड़। तो उपयुक्त चित्र में उल्टा पिरामिड शैली का प्रदर्शन करता है। उल्टा पिरामिड शैली, इस शैली में समाचार के महत्वपूर्ण तथ्य को पहले लिखा जाता है। इंट्रो मतलब पूरा महत्वपूर्ण तथ्य किस बारे में लिख रहे हो, इसके बाद घटना के महत्वपूर्ण क्रम, फिर अंत में सूचनाओं को लिखा जाता है, मतलब लास्ट में उसका निष्कर्ष। जैसे अभी बताया गया ना, भारत का जो मैच चला 6 घंटे का चला, लेकिन लास्ट में लिखा गया भारत ने कितने रन से जीत गया भैया, 66 रन से जीता। ठीक, ये चीज है। फीचर किसे कहते हैं? फीचर किसे कहते हैं? तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने में साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर, फीचर मतलब जैसे आपके मोबाइल में नई फीचर आ गई, तो कहने का मतलब आप अपने मोबाइल को एक मॉडिफाई रूप में देख पा रहे हैं। तो सुव्यवस्थित और सृजनात्मक रूप से एक नई चीज का लेखन कर देना एक प्रकार से फीचर कहलाता है। ठीक है, उस फीचर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को या पढ़ने वाले पाठक को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से मनोरंजन करना भी होता है। ये आपका हो गया फीचर। कुल मिलाकर के नया फंक्शन, समझ रहे हो ना। संपादन के सिद्धांत लिखिए। संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों और आदर्शों का ध्यान रखते हैं उन्हें संपादन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब किसी चीज का हम वर्णन कर रहे हैं, किसी चीज को लिखकर किसी को प्रसारण दे रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज लिख दो, उसके भी एक निश्चित सिद्धांत होते हैं। जिस सिद्धांत पर, जिन आदर्शों पर ध्यान दिया जाता है, जिन आदर्शों के आधार पर लिखा जाता है, उन्हें सिद्धांत कहते हैं। जैसे तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोतों को प्रमाणिक एवं विविधता। कहने का मतलब, संतुलन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लिखें तो उसमें संतुलन बना रहे। निष्पक्षता, जैसे आप किसी पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक पॉलिटिक्स के बारे में लिख दें। निष्पक्षता यानी निष्पक्ष रूप से वहां पर आपको सूचना देना पड़ेगा। स्रोतों की प्रमाणिकता एवं विविधता यानी प्रमाणित होना चाहिए कि कहां से आपको ये तथ्य मिला। ऐसे नहीं किसी को आप बता दो कि फांसी होने वाली है, उसका पुष्टि होना चाहिए कि हाँ इसके धारा के तहत ये जज ने ये जजमेंट किया जिसके आधार पर उसको फांसी होगी, तो ये तथ्य भी होना चाहिए। ठीक, ये चीज है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता के 2 कारण बताओ। पहला है ये सूचनाओं के आदान प्रदान का अच्छा साधन है और इस मीडिया में से तत्काल समाचार फैलता है। जैसे पहले क्या होता था कि एक दिन बाद अखबार आता था, वो भी एक दिन पुराना न्यूज मिलता था, लेकिन अब क्या है, आपके मोबाइल पे ही दैनिक समाचार का ऐप डाउनलोड हो जाता है और आप दैनिक समाचार के माध्यम से तुरंत किसी भी न्यूज को पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये होता है कि इस मीडिया के तहत तत्काल समाचार मिल जाता है। और जो आदान प्रदान का साधन है, आप मान लीजिए बड़े शहर में नहीं रहे,
आपके यहाँ, आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ तो अखबार आएगा नहीं, गांव में कहाँ अखबार बढ़ता है। तो ऐसे में प्यारे बच्चों, मोबाइल के सहारे से, इंटरनेट के सहारे से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे से तुरंत हम समाचार पढ़ पाते हैं। संपादकीय का क्या महत्व है? संपादकीय को अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के द्वारा अखबार किसी भी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपना राय प्रकट करते हैं। समाचारों के स्रोतों से क्या तात्पर्य है? समाचारों के स्रोतों से क्या तात्पर्य है? समाचार का स्रोत, स्रोत का मतलब जहां से भैया समाचार, जैसे समाचार एजेंसी है, वो तो अपने से सभी समाचार को लिख नहीं सकता है। जैसे जी न्यूज का चैनल है, वो जो न्यूज देते हैं तो ये थोड़ी ना कि अपने से बना के न्यूज देते हैं, कहीं ना कहीं से वो उस न्यूज को प्राप्त करते हैं। तो एक स्रोत होता है जहां से समाचार एजेंसियों को प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से संवाददाता उस समाचार को व्यक्तियों तक पहुंचाता है विभिन्न माध्यमों से। ठीक है, तो समाचारों के स्रोतों से तात्पर्य है कि समाचार किस माध्यम अथवा किसके द्वारा प्राप्त होते हैं। समाचार के स्रोत के रूप में विभिन्न समाचार एजेंसियां समाचार भेजती है। इसके साथ साथ संवाददाता समाचार के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। संवाददाता आपको बताओगे, जैसे जी न्यूज के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग संवाददाता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी घटना घटित हुआ, संवाददाता समाचार एजेंसी को पहुंचाता है, तो वो फिर एजेंसी वहां से उस न्यूज को देते हैं। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे घटना घटित हो गया, तो फिर वहां पर तुरंत तो भैया मीडिया नहीं पहुंच जाएगी दूर से, तो वहां आसपास के भी संवाददाता होते जो वहां पर पहुंचते हैं, घटनास्थल का ब्यौरा करते हैं, इसके बाद समाचार एजेंसी को न्यूज देते हैं और वो समाचार फिर आपका प्रसारण होता है। तो समाचार स्रोत से तात्पर्य है कि जिसके माध्यम से समाचार एजेंसियां समाचार प्राप्त करती है। खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? खोजपरक पत्रकारिता मतलब किसी भी चीज को अच्छे तरीके से डीपली डेप्थ पता करके, जैसे बोलते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब जैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, तो उस चीज को पहले आपने सुना कि यहां पर यह घटना हो गया, अब उस पर आपको खोज परख करना है कि कैसे हुआ, कहां से चला, ऐसा क्यों हुआ, इसके पहले यहां पर कौन था, इसके बाद में कौन था, घटना कैसे घटित हुई। तो यह कहलाता है खोज परख पत्रकारिता। मतलब उसके अंदर अगर छुपाई, जैसे मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ व्यक्ति देखे भी हैं लेकिन उसको बता नहीं पा रहे, तो उसके अंदर तक की बातों को पता करना, यह खोज परख पत्रकारिता कहलाती है। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोज परख पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत छुपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा प्रकाशित किया जाता है। टेलीविजन में इसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, खोज परख पत्रकारिता किसी घटना के आंतरिक तक पहुंच करके उसकी पत्रकारिता करना, उसका न्यूज देना, खोज परख पत्रकारिता कहलाता है। अब देखो, इन चीजों को पहले आप समझ लो, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, फिर तो आप अपनी भाषा में ही लिखोगे। इसके बाद आपका है पत्रकारिता में मुखड़ा किसे कहते हैं? मुखड़ा यानी इंट्रो, हेडलाइन। पत्रकारिता में पहले पैराग्राफ को मुखड़ा कहा जाता था, जिसमें शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती थी। ये 4 ककार के क्या, कौन, कब और कहां। मतलब घटना का मुख्य रूप से कि मान लीजिए शहडोल डिस्ट्रिक्ट के इस स्थिति में ये घटना घटित हुआ, इतना आपका ककार हो गया। कहने का मतलब एक मुखड़ा, मुखड़ा यानी फेस। आप देखते हैं भैया समाचार पत्र में पहले काले अक्षर, मोटे अक्षर से लिखा जाता है, उसे को कहते हैं मुखड़ा। ठीक, जैसे आपको पहचानने के लिए आपका चेहरा देखना जरूरी है, आपके चेहरे को देखकर आपकी पहचान कर ली जाती है। उसी प्रकार से हेडलाइन को देख करके, इसलिए तो मुखौटा नाम दे दिया गया उसका। रेडियो रूपक किसे कहते हैं? रेडियो पर प्रसारित होने वाली घटना या नाटक को रेडियो रूपक कहते हैं। इसमें दृश्यों की जगह ध्वनि को प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब किसी भी नाटक को केवल अपने ध्वनि के माध्यम से प्रभाव दिखाना रेडियो रूपक कहलाता है। अच्छी कहानी की विशेषता बताओ भैया, अच्छी कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी के तत्वों को उचित समायोजन होना चाहिए। मतलब जो भी तत्व यहां पर लिए गए हैं उसका उचित समायोजन हो। आरंभ से अंत तक उत्सुकता और जिज्ञासा बना रहे, ऐसा नहीं कि बीच में ही मजा ना आए, फिर कहानी को नहीं सुनते। यदि आपके कोई बात को सुन रहा है और यदि वो अनसुना कर दे, समझ लो आपकी बात में मजा नहीं आ रहा है। तो कहानी में एक निश्चित जिज्ञासा बन रहा है कि आगे क्या सुनने को मिलेगा, आगे क्या जानने को मिलेगा, तभी तो सुन पाएगा। कहानी का उद्देश्य सार्थक एवं मर्म स्पर्शी होना चाहिए। ठीक है,
नाटक के तत्व कितने होते हैं लिखो भैया। तो नाटक के 7 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, शैली, संवाद, अभिनेता, संकलन त्रय, उद्देश्य आदि नाटक के तत्व हैं। 7 आप लोग लिख लो, याद कर लो। नाटक के कितने तत्व हैं? 7। और अंतिम में नाटक के संवादों का क्या महत्व है, ये आप लोग लिख लो भैया। तो आप लोग अभिव्यक्ति और परख से 7 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार देखना हो देखो, लेकिन तैयार जरूर कर लेना। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि आप पेपर के टाइम में आप लिखो, लेकिन आप लोग इतना तैयार जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।